बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, और ठीक ठाक कैसे कोई रह सकता है, ये उम्मीद मैंने हाल चाल वाला ठीक ठाक का है। लेकिन इशू क्या है जी, शहर में बुरा हाल कर देने वाली गर्मी तो है ही, लेकिन उससे बड़ा अजाब जो लोड शेडिंग की सूरत में भुगतना पड़ रहा है, लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शदीद गर्मी, और गर्मी का चूँकि ज़ोर बहुत ज़्यादा है, तो हम देख रहे हैं कि हर जगह पर लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर घर में एयर कंडीशन का इस्तेमाल हो रहा है। उससे बेतहाशा ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात हो रहे हैं, और मोबाइल खोले तो आपके सामने एक लिस्ट आती है खबरों की कि फ़लाँ जगह पर एहतजाज हो रहा है, फ़लाँ जगह पर एहतजाज हो रहा है, और फ़लाँ जगह पर एहतजाज हो रहा है। क्या किया जाए? ऐसे में एक ठंडी हवा का झोंका है जी। मैंने आज जैसे ही अखबार पढ़ा तो ऊपर लिखा था कल से तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी। तो अल्लाह ताला का करम हम चाहते हैं सभी पर हो, मौसम अच्छा हो, खुशगवार हो, बारिशों का आगाज़ हो। ये जो शदीद गर्मी है, कम से कम इससे हम सब की जान छूटे। जहाँ तक रह गई बात कि लाइट वाला सिस्टम कुछ बेहतर हो जाएगा, तो वो तो ना ही समझें प्लीज़, यहाँ से कोई उम्मीद ना रखें। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। प्रोग्राम में हमने सेगमेंट्स भी शामिल करने हैं, और इसके साथ साथ आज के मेहमान भी जो हैं वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। पोलियो पर बात होनी है। पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों की सेहत और ज़िंदगी के लिए कितने मुफीद हैं, आप सभी लोग जानते हैं। बार बार पोलियो कैंपेन इसलिए चलाई जाती है, हालिया जो सैंपल लिए गए हैं, एक बार फिर से उसमें पोलियो की निशानदेही है। प्लीज़ अपने बच्चों को महफूज बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए 2 कतरे पोलियो के ज़रूर अपने बच्चों को पिलाएं। आगे चल के हमारा पूरा सेगमेंट इस पर है जी। फ़िलहाल हमने आगाज़ करना है आज से पहले सेगमेंट से, एक दिन एक नेकी। क्या है आज का पैगाम, आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का मेरा पैगाम ये है, आदमी अपने दिल को कैसे ज़िंदा रख सकता है, दिल कैसे ज़िंदा रह सकता है। तो उसके लिए एक अमल तो ये है, कुरान मजीद की तिलावत गौर व फ़िक्र से किया करें। रातों को जागना सीख लें, अच्छे अखलाक अपनाने की कोशिश किया करें। इस अमल की वजह से अल्लाह आपके दिल को ज़िंदा कर देगा। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न फिल जसदी मुज़ग़ा, इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वो सही हो जाता है सारा का सारा इंसान ठीक हो जाता है। अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा का सारा इंसान ख़राब हो जाता है, वो है दिल। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का ज़िक्र किया करो, मौत को याद किया करो, अल्लाह आपके दिल को ज़िंदा रखेंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दफातर का रुख करते हैं, अपने करीबी किसी लेस्को सेंटर का रुख करते हैं, कोई आपकी सुनता नहीं है जी। खैर, मौसम की सूरत हाल भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हर तरफ लोड शेडिंग की बात हो रही है। तो गर्मी आगे बढ़ने वाली है या नहीं, अभी तो ये लिखा है जी 4 जुलाई तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 30 जून से 4 जुलाई तक। खैर, अभी बारिश शदीद गर्मी है, अब पता नहीं बारिशें कब से होंगी, तो शामिल कर देते हैं टुडेज़ वेदर। मायदा की तरफ चलेंगे। मायदा, बताइए, बारिशों की पेशगोई की जा रही है, लेकिन अभी तो बाहर मौसम शदीद गर्म है। अभी की सूरत हाल भी बता दें, और मौसम कैसा रहेगा ये भी हमें बता दीजिएगा। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर में गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार है, और आइंदा हफ्ते तक इसी तरह से बरकरार रहेगी। मौजूदा दर्जा हरारत जो इस टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है सुबह के औकात में, लेकिन ओवरऑल जो है टेम्परेचर 43 से 45 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। सूरज का पारा जो है हमारे शहरियों पर हाई है, और इसी तरह से मज़ीद सारा दिन में गर्मी जो है इसी की लहर जो है बरकरार रहेगी। हमारे शहरियों को इस गर्मी की वजह से खासी मुश्किलात का सामना है। ज़ाहिर सी
बात है, जब घर से सफ़र के लिए निकलते हैं हमारे शहरी, तो ये तेज़ धूप की किरणें उनको चुभती हुई जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मेरे फेस पे भी पड़ने वाली धूप की किरणों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर खड़े होना भी एक सेकंड के लिए जो है वो महाल है। बारिशों की अगर बात करें तो आइंदा हफ्ते में और 24 घंटे में भी बारिशों के ताहाल अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए, जिसके बायस जो है गर्मी की शिद्दत, हबस और तपिश इसी तरह से जो है वो बरकरार रहेगी। और उसी के साथ साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तो 45 तक रिकॉर्ड किया ही जाएगा, लेकिन हमारे माहिरीन की जानिब से हमारे शहरियों को एहतियाती तदाबीर जो है वो जारी की गई हैं कि घर से निकलते वक्त मुकम्मल तौर पर इस धूप की जो किरणें हैं और तपिश है, इससे बचने के लिए अपने आप को कवर करके निकलें और पानी का इंटेक जितना हो सकता है वो हमारे शहरियों ने करना है ताकि इस धूप की शिद्दत से जो है वो बचा जा सके। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मायदा हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल हमें मायदा ने बता दी। अब बढ़ेंगे शहर की सूरत हाल की तरफ। पहली खबर है जी, बदतरीन गर्मी, हब्स के दौरान लेस्को का बोसीदा सिस्टम बैठ गया, 200 ट्रांसफार्मर जल गए। (513) नई बसें चलाने का मंसूबा। बड़े रूट पर स्टैंडर्ड और छोटे रूट पर मिनी बसें चलेंगी। जान बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत, दिल में जलन, ब्लड प्रेशर की अद्वियात की भी किल्लत। और डाकुओं की स्मार्ट शॉट, स्नूकर प्लेयर से 3 लाख और 20 मोबाइल फोन छीन लिए। वेलकम बैक। ये जी टॉप स्टोरी, दिल की जलन की दवाई जो है वो नहीं मिल रही। अब तो हर किसी के दिल जल रहे हैं, हमने इस पर आना है, लेकिन आगे चल के बात करेंगे ये दिल की जलन अब हर किसी को क्यों हो रही है। खैर, पहली खबर की तरफ चलना है। गजाफी बट सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मुझे अल्लाह का शुक्र, मुझे लगता है वो चाय की चीनी ने काम नहीं किया, वापस भिजवा दी बट सर, वापस भिजवा दी। असल में ना मैं आपको बताता चलूँ, अना को ना आज दफ्तर वालों ने ना चाय के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी डाल के दी। मकसद ये था कि रोज़ाना जो कड़वी कसीली बातें यहाँ से जाती हैं ना अना की तरफ से, वो कम से कम ना हो, उसमें कुछ थोड़ी सी शीरीनी आ जाए, मिठास आ जाए। मुझे पता था ये होगा ही नहीं और मैंने इसलिए ब्लैक कॉफी बगैर उन्होंने फटाफट वापस चाय अच्छी ना मिले तो ऐसे ही मूड खराब हो जाता है। मुझे उन्होंने पानी का गिलास देने का, तुसी पानी ठंडा पानी पियो ताकि ताड़े दिमाग की गर्मी, चाय वाली पॉलिसी मेरे ख्याल से फॉलो वो तो है ही, उनका दिमाग भी ताड़ा ठंडा रहेगा थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही है। खैर, इस शदीद गर्मी में दिमाग ठंडा रखना बच्चा बहुत मुश्किल है, क्योंकि खबर हमारी क्या है, बदतरीन गर्मी और हब्स के दौरान लेस्को का सिस्टम बैठ गया। चलें, एक आप हद तक कोई चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं कि गर्मी है, और हमारा अब कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पर हम हर तरह का मौसम देखते हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि गर्मी भी होनी चाहिए, सर्दी, खिज़ां, बहार, तमाम मौसम हम इंजॉय करते हैं। लेकिन उस पर ये जो लेस्को का अजाब है, मुझे अभी बैठे बैठे 3 लोगों के मैसेजेस, अगर आप कहें तो मैं दिखा सकती हूँ कि रात से लाइट नहीं है। मेरी अपनी बहन का मैसेज आया है कि रात से लाइट नहीं है और बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं कि क्या करें। मतलब पूरी रात समनाबाद इस्लामिया पार्क के इलाके हैं जहाँ पर लाइट नहीं है। इसके साथ अभी हमने 2 इलाके, आमिर टाउन और इसके साथ साथ ताज बाग, जहाँ ये कुछ इलाके अभी टिकट्स में आप पढ़ लेंगे कि कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। ऐसे में फिर आपका दिमाग कहाँ व्हाट्सअप ठीक रहना है, मुझे आप बता दें। आप देखिए, मुझे ना मैं आपको बताऊँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ताड़ी मेहरबानी, तुसी उत्थे मीनारा पाक से नहीं कैंप लाया सी लोड शेडिंग के खिलाफ, एक होर ला दे, एक हाथ वाला पंखा हम सब ना ले ले। मैं ईमानदारी वाली बात हम आपको यही करने लगा। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कुछ नहीं कर सकते ना, हर शहरी ने का हाथ वाला वो भी महंगे हो जाने हैं। आज आप कह दें कि सब लोग वो पंखा ले लें, आज देखें तो जरा मेरी बात से देखिए, सरकारी तौर पे जब हम वो पंखा लेंगे ना, तो वो सरकारी तौर पे हर घर के अंदर एक फैमिली को कम से कम एक पंखा तो फ्री मिल जाएगा ना। वो डाक करवा दें, वो डाक के जरिए मिलना शुरू होगा, कुछ शायद कोई थोड़ी लोगों की गर्मी कम हो जाए। बस समझ नहीं लग रही है कि यार आपसे ये क्यों नहीं मैनेज हो रहा। आप लोगों को, आप देखें, आपने बिजली के बिलों के अंदर पिछले दिनों फिर इजाफा किया, अभी आप फिर इजाफा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब आप ये देखें, लाहौर के अंदर 200 ट्रांसफार्मर जल गए हैं। और मजे की बात यह है कि इनके पास ऑल्टरनेट भी कुछ नहीं होता, ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने के लिए भी कुछ नहीं होता। और आप इन इलाकों के अंदर, मैं अभी इन इलाकों के अंदर, मैं ऑनेस्टली मैं टीमें हम भेजेंगे, आप ये देखिएगा कि लोग वहाँ पे किस तरीके से बिल आ रहे हैं। असल में इनके कानों के ऊपर जो है ना वो जूं इसलिए नहीं रिंग रही है, सर के ऊपर भी नहीं इनके जूं रिंग रही है। जूं कैसे रिंगेगी? क्योंकि ये खुद ठंडे कमरों के अंदर बैठे हुए हैं।
ठंडे कमरों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर जुएं हैं भी ना सर में, तो वो बेचारी वो एसी पढ़ पढ़ के जो उनसे है ना, वो भी बेचारी सुस्त हो गई हैं। इनको लोगों की तकलीफ़ का एहसास नहीं है। मैं हर प्रोग्राम के अंदर ये बात कर रहा हूँ अना कि ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं। ये लोग पिछली हुकूमत को भूल गए हैं, उसने क्या किया हम उसी का भुगत रहे हैं, लेकिन लोग इनके गिरेबानों के अंदर हाथ डालेंगे। ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊं लोग इनके गले पड़ जाएंगे। ये जो सूरत हाल इन्होंने की हुई है ना इस वक्त लोड शेडिंग की, यार चलें, आप 12 घंटे नहीं दे सकते, आप कम से कम 9 घंटे तो दे दें। अच्छा 9 घंटे भी नहीं दे सकते, 7 घंटे तो दे देना कम से कम, कि लोग रात को कम से कम सो जाएं। देखिए दिन में किसी ना किसी तरीके से निकल जाता है। बहुत अच्छी बात की है, दिन का तो टाइम किसी ना किसी तरह गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती है। जिस बंदे ने रात को काम से फारिग होके घर जाके सोना और सुबह दोबारा ऑफिस जाना है, अगर उसको रात को गर्मी तंग होगी, आप मुझे बताएं वो ज़हनी तौर के ऊपर इतना, उसकी ज़हनी हालत इतनी अबतर होगी कि वो हर बंदे के गिरेबान को हाथ डाले, हर बंदे को खाने को पड़ेगा, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, वो काम आके कैसे करेगा। बट साहब आप यकीन माने मैंने दफ्तर आके कपड़े अपने आयरन कराए हैं, लाइट मुसलसल वो आपकी हालत से जब मैं आप सुबह आप बैठी ना आके मैं कहने लगा था कि आज है ना बहुत गुस्से में है, इसलिए जिनसे है ना मुझे भी ज़रा एहतियात के साथ बात करनी चाहिए, ये ना हो कि पुट्ठी कोई पै जाए। वो रीज़न है, नहीं ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग इस लोड शेडिंग से, आप मोबाइल की बात कर रही हैं, मैं दफ्तर में एंटर हुआ हूँ ना, तो उनको पता लगा जी कि आज मैंने बैठना, हर बंदे ने मुझे कहा, मुझे बाहर बिलाल ने कहा जो हमारे मेन प्रोड्यूसर, कहते बट साहब लोड शेडिंग। मैंने कहा बिल्कुल। आप मुझे बताएं यहाँ पे ये हाल है, बाहर ये हाल है, इनको सुनाई क्यों नहीं दे रहा कि यार लोग किस तकलीफ में हैं। खाने को आप नहीं दे रहे हैं यार, नौकरी के लिए नौकरियां नहीं है आपके पास, नौकरियां आप नहीं दे रही हैं, महंगाई पे महंगाई आपने कर दी है, बिजली आप नहीं दे रहे हैं, आप दे क्या रहे हैं आवाम को यार? आवाम को गोलियां दे रहे हैं, वो भी कड़वी गोलियां दे रहे हैं। ये कड़वी गोलियां ना लोगों ने इनके मुंह के ऊपर मारनी है। अगर किसी को इससे बुरा लगता है, मेरी बात बुरा लगे, अच्छी लगती है अच्छी लगे, मुझे किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी ये है कि यार मेरे आवाम को, मेरे शहरियों को, मुझे बिजली चाहिए। ये बता दें, बल्कि अभी हम कोशिश करें शायद सिपरा साहब से भी रब्ता करें, मन तक वो समझा दें। आपने मार्केटों की टाइमिंग शॉर्ट कर दी, क्या फायदा हुआ उससे? लोड शेडिंग का तो अजाब उस तरह का उस तरह ही है। कोशिश करें कि शायद सिपरा साहब से हम रब्ता करें। आप छोड़ें इस बात को, आप मैं आपको दिखाऊं, मुझे ज़हन में नहीं रहा। आपने बिजली बचाने के लिए इतवार वाले दिन सारा कुछ बंद करवा दिया है, सारा कुछ बंद करवा दिया। तो मैं कह रही हूँ क्या फायदा हुआ? सुने, सर्कस खुली है, सर्कस खुली है। सर्कस की जगह सर्कस ज्यादा जरूरी है कि आप मुझे बताइए कि बाकी चीजें, ये मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास है, उसके अंदर जो इन्होंने लिखा हुआ ना कि जी ये चीजें खुली रहेंगी, उसमें सर्कस खुली है। हाँ लाजमी बात है भाई, ये सियासतदानों की जो सर्कस है ये टीवी वालों ही नहीं दिखानी है। जब ये सर्कस हम लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को एंटरटेन तो होगा। अब एंटरटेन वो भी नहीं हो पा रहा क्योंकि अब लोड शेडिंग ही इतनी है, ना टीवी लगा सकते हैं ना आप पंखा चला सकते हैं। तो भाईजान मेहरबानी करो, हाथ वाले पखे भेज दियो, कम से कम कोई हर बंदे दे कोल हाथ वाला पखा होएगा, वो चल के गर्मी दूर कर लेंगे। या दिमाग की जी गर्मी की है ऐसे निकलनी है। यकीन माने कि इतनी शदीद गर्मी में किसी ऑल्टरनेट सिस्टम की तरफ भी आप जाए, यूपीएस जवाब दे गए हैं, बैटरियां जवाब दे गई सर, बिजली होगी तो वो चार्ज होगा, कितना चार्ज हो जाएंगे, बैटरियों को कितना आप हिफाजत से, इतना लोड है कि समझ से बाहर चीजें होती जा रही हैं। देखिए आपने संडे को बंद किया, आप दुकानें रात को 9 बजे बंद करवाने। आप मुझे बताएं हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है कितना इम्पैक्ट आया उसका? ये इम्पैक्ट आया कि 200 ट्रांसफार्मर जल गए हैं। यार क्या आप मजाक बनाया हुआ यार आप लोगों ने, यानी कि किसको आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? आपके पास कुछ है नहीं है, हुकूमत आप मांग रहे थे। बट साहब हमने ब्रेक की तरफ जाना है, शायद सिपरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिपरा साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। हालात तो आप समझती हैं कैसे होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ हर इलाके से खबर ये आ रही है, लोग मैसेजेस करके कह रहे हैं कि जी हमारे इलाके का नाम भी ले लें, हमारे इलाके में भी बिजली नहीं है। ये जो 200 ट्रांसफार्मर जले हैं इस वक्त 20 घंटे तक लोड शेडिंग का दौरानिया पहुंच चुका है। जो मार्केटें जल्द बंद की हैं, क्या उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ? तो फिर एक तरफ लोग लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं, दूसरी तरफ कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं, हालात तो झूम के तुम है, क्या बेहतरी आई है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये घरेलू सार्फिन पे बात करूंगा, जो आपने 200 ट्रांसफार्मर की बात की।
लेस्को ने बर वक्त मटीरियल खरीदा ही नहीं है। वफाकी वजीर जो हैं वो ये कहते हैं कि ये अजाब इमरानी था जिसकी वजह से ना हुआ। भाई बात यह है कि अगर लेस्को ने बर वक्त अपना मटीरियल या ट्रांसफार्मर नहीं खरीदे या सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया तो आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? आपने उस कंपनी के सरबराह को क्यों नहीं पकड़ा? उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन को क्यों नहीं पकड़ा? ये तो साबिक दौर हुकूमत में बने थे, बोर्ड भी बना था, सीओ भी उसी वक्त तैनात हुआ था। बात करने का मकसद ये है कि आप जिनसे बिल लेते हैं उनको बिजली चाहिए। उनको ये नहीं है कि आप ये अजाब इमरानी है, ये अजाब कोई और आ गया। बात यह है कि बच्चे तड़प रहे हैं, पानी है नहीं लोगों के पास। 20-20 घंटे 24-24 घंटे आप ट्रांसफार्मर को रिप्लेस नहीं कर पा रहे। दफातर वर्कशॉप बनती जा रही हैं, गैर कानूनी तौर पर चूल्हे पर जलाकर आप ट्रांसफार्मर नाकिस मुरम्मत कर रहे हैं। जो FIA जिस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, गैर कानूनी काम है कि सब डिवीजन में गैर कानूनी ट्रांसफार्मर रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन लेस्को चूंकि मजबूर है वो ये कर रहा है, सारे को बिजली देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात जो आपने कहा कि मार्केट्स बंद की हैं, मार्केट्स बंद करने पर लेस्को ने वाज़ेह मौका अख्तियार किया था कि इसका कोई फायदा नहीं है। 150 मेगावाट बिजली बचनी है, उसका कोई फायदा नहीं है। हमारा शॉर्टफॉल 900, 850, 800 मेगावाट होता है, उसमें 150 कंसीडर ही नहीं होता, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह की कोई प्लानिंग हो जिससे हमें मालूम हो सके कि लोड शेडिंग आप शेड्यूल बना दें। मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि 4 घंटे का बना दें, 6 घंटे का लोड शेडिंग शेड्यूल बना दें, लेकिन एक शेड्यूल आप शेडिंग कौन से शेड्यूल की बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो कोई शेड्यूल नहीं है। मतलब हर 1 घंटे बाद 4-4 घंटे, और जिन इलाकों में पूरी रात से लोड शेडिंग है, लोग बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं। मुझे बताइए, आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी होगी क्या यही सब कुछ रहेगा? ये आपका जुलाई भी इसी तरह जाएगा, अगस्त भी इसी तरह, सितंबर, और जो हालात नजर आ रहे हैं ये मौसम सरमा में भी लोड शेडिंग जो बिजली की है वो रहेगी। मैं आपके बीपर को ब्रेक लगा देती हूँ। आयशा ब्रेक का कह रही है क्योंकि आप तो आगे खतरनाक बातें बता रहे हैं तो लोग परेशान हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हालात क्या रहेंगे आगे हकीकत है, लेकिन हकीकत है जो कि आपको बता दी है कि यही सूरत हाल रहने वाली है। सो कोई ऑल्टरनेट बंदोबस्त कर ले, किसी को रहम नहीं आने वाला। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक। खबर हमारे पास है जी, जान बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत, दिल में जलन, ब्लड प्रेशर की अद्वियात की भी किल्लत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन अद्वियात की किल्लत है, मैं भी कुछ टाइम पहले न्यूज़ बुलेटिन में लोगों के शॉर्ट सुन रही थी कि एक आम सी दवाई है सर दर्द की, बुखार की, मार्केट में वो भी लेने जाएं तो अब नहीं मिल रही हैं। एक तो ऑलरेडी इतनी महंगाई है, अगर महंगी चीज़ें भी आपने मतलब खवारी के साथ ख़रीदनी है कि कभी आप इधर जा रहे हैं, कभी आप इस मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं, कभी उस पर ना तो आपको दवाई मिल रही है, पेट्रोल आपका अलग से वेस्ट हो रहा है। बट सब क्या कहेंगे, क्यों ये हालात हैं? देखिए, मैं खुद समझने से कासिर हूँ कि आपने अगर मिनिस्टर भी लगा दिया, और मिनिस्टर भी ऐसा जिसको एक्सपीरियंस मिनिस्टर, यानी कि अगर तो वो नया हो तो मैं कह भी सकता हूँ। अब मुझे समझ नहीं लग रही कि मामला कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मैंने ना अली रामे साहब से भी पूछा, अली रामे साहब ने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी दिलजमी के साथ काम कर रही है, यानी कि बड़ी खुशदिली के साथ काम कर रही है। ये मुझे रामे ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी जो है पहले के मुकाबले में बड़ी बेहतर अंदाज में, क्योंकि वो इनके साथ कंफर्टेबल है। फिर भी अगर ये हालात हैं तो मैं खुद समझने से कासिर हूँ कि ये क्यों हो रहा है कि पैनाडोल गायब है, जोड़ों की दर्द की अद्वियात। अच्छा, आप ये देखें, जोड़ों की अद्वियात जो है वो नहायत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी। मेरे अपने घर में मेरी वालदा जोड़ों की दर्द की जो है वो मरीज़ है, मुझे पता है कि उनको कितनी तकलीफ़ होती है। जब तक उनको पेन किलर या जो डॉक्टर ने इस तरह की मेडिसिन दी वो ना दूँ, वो बेचारी आराम नहीं कर सकती। तो अच्छा, सेक्रेटरी सेहत कह रहे हैं कि ये फार्मेसी मालिकान कर रहे हैं और मसनूई किल्लत पैदा कर रहे हैं, तो ये अद्वियात भी ऐसी हैं जिसकी आप मसनूई किल्लत पैदा करेंगे? अच्छा चले, मसनूई किल्लत पैदा होगी, सेक्रेटरी सेहत साहब ने तो कह दिया मेडिकल स्टोर वाले ये सर से बात उतारनी होगी ना, यूं उतार के यूं करके फेंक देना। लेकिन ये अगर मेडिकल स्टोर वाले ये करने हैं तो फिर मेडिकल स्टोर वालों के खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है? ऑब्वियसली कोई तो उनको कंट्रोल करने वाला होगा ना। मैंने तो नहीं यहाँ से स्टूडियो से उठ के जाना, जाके मेडिकल स्टोर वाले को पकड़ना, भाईजान तुम ये दवाई क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने तो नहीं जाके उसको जेल में डालना, भाई आपने डालना है, आपने जाके उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करना है, आपने उस मेडिकल स्टोर को सील करना है कि यार तुम मेडिकल स्टोर खोल के बैठा हुआ तो ये अद्वियात क्यों नहीं दे रहा।
ये तो इनका करने वाले काम है। आराम से कह दिए जी मेडिकल स्टोर वालों की मसनूई किल्लत है और भाएं फिर ठंडे कमरे चो बाहर निकलो, आओ 42-46 सेंटीग्रेड ਦੇ ਵਿੱਚ आओ ਗੱਡੀ ਚੋਂ बाहर निकलो, दफ्तर कुर्सी छड़ के बाहर आओ, जाके मेडिकल स्टोर शहर दे विच फिरो, तानू पता लगे कि यार फलां फलां मेडिकल स्टोर है। इंतहाई अफसोस होता है कि आम बंदा अपने लिए अद्वियात नहीं खरीद सकता। अगर बीमार है तो अस्पतालों में खबर क्या है जी, PIC के इमरजेंसी में एयर कंडीशन ख़राब है, डॉक्टर, अमला, मरीज सब परेशान है। मतलब हर जगह पर मसाइल हैं। अब PIC एक दो दफ़ा मेरा जाना हुआ है अयादत के लिए किसी की, बट साहब वहाँ पे जिस हालत में मरीज़ होते हैं अल्लाह रहम करे देखे नहीं जाते हैं, और उस पर आपकी एमरजेंसी की ये सूरत हाल है। एमरजेंसी का मतलब है कि कोई बड़ी सीरियस कंडीशन में एमरजेंसी में होता है जिसपे आप मरीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपके वहां पर AC खराब है तो अंदाजा करें, एक ऑलरेडी मरीज कर्ब में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, सांस बंद होता है, किसने ये चीज किसने नोटिस लेना है? सर इन्होंने, मैं सलमान रफीक साहब से रिक्वेस्ट यहाँ पे प्लीज करना चाहूंगी कि इस चीज का नोटिस लें और इसको ठीक करवाएं। मतलब मरीजों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। मैं ऑनेस्टली मैं खुद सलमान साहब से पूछूंगा कि आखिर हालात क्यों पैदा हो रहे हैं ऐसे, फिर यानी कि फिर गिला शिकवा ना कोई करे कि जनाब हमारी तोपों का रुख जो है वो हुकूमत की तरफ हो गया। हुकूमत ऐसे इकदाम को थोड़ा बहुत तो रिलीफ दे देना। एमरजेंसी में वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एमरजेंसी में तो वही जाएगा ना जिसको फौरी तकलीफ है, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, जिसको फौरी तौर पर हेल्प चाहिए। अब वहाँ पर भी AC ख़राब है। वैसे तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ, किसी भी वार्ड के अंदर चले जाए, आपको मखसूस औकात के अंदर ही वो AC कोई घंटे 2 घंटे के लिए चलता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज सब हॉस्पिटल के अंदर यकसा हालात हैं। एमरजेंसी के अंदर AC खराब है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हालात होंगे। आप खुद कह रहे हैं किसने करना है, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, किसने करना है? भाई मैंने नहीं करना, मैंने नहीं कर, आपने करना है। अपनी जिम्मेदारी को समझे। अपनी इशू ये है कि चूंकि आप लोगों के कमरे के अंदर हुकूमत ने ठंडे ठंडे AC लगवा के दिए, बड़े बड़े चिलर AC लगे हुए। अच्छा मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप किसी वक्त भी इनके चले जाए, वो कैसे खोकर साहब अमूमन रोज़ हमें एक स्टोरी देंगे कि सेक्रेटेरिएट के अंदर फलां सेक्रेटरी मौजूद नहीं है कमरे के अंदर, उनके कमरे के अंदर AC भी चल रहा है, TV भी चल रहा है। ये बट साहब बहुत दफ़ा खबरें दे दी हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आयशा ब्रेक का कह रही है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके हल की तरफ भी कोई तजवीज़ सामने आए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे, और मैं ब्रेक में मुसलसल ट्राई करी थी खालिद सलमान रफीक साहब को कि उनसे रिक्वेस्ट कर दें किसी तरह कि लोगों के ये मसाइल प्लीज़ हल कर दीजिए। एक तो ऑलरेडी गर्मी है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, परेशान रहते हैं लोग शदीद, मतलब कहीं पे सुकून ही नहीं है। महंगाई ने तंग कर रखा है, लोड शेडिंग ने तंग कर रखा है। अगर आप बीमार हैं तो आपके पास अद्वियात नहीं मिल रही हैं, आप मेडिकल स्टोर्स में जा रहे हैं, अद्वियात नहीं है, अस्पतालों में कोई दादरसी के लिए मौजूद नहीं है। समझ से बाहर है कि लोग जाएं तो जाएं कहाँ पर। आप कोशिश ये कर रहे थे कि खालिद साहब अगर फ़ोन उठा लेते तो उनसे हम रिक्वेस्ट कर देते कि प्लीज़ कम अज़ कम बीमार लोगों के लिए कुछ कर लें, इलाज मौलजे की सूरत हाल कुछ बेहतर कर दें। बट साहब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये हालात बेहतर होंगे। सेहत के बुरे हालात हैं, लोड शेडिंग के बुरे हालात हैं, महंगाई के बुरे हालात हैं। खैर मुझे अभी ब्रेक की तरफ नहीं बल्कि इस वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बहुत अहम मैसेज के साथ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन जो कि हम हमेशा से इस काविश में मैं कहूँगी हिस्सा लेते हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान बिलाशुबा हम सब का ख्वाब है। हम सब चाहते हैं कि हम सब के बच्चे तंदुरुस्त हों, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। तो इसके लिए हमारे साथ हम देखते हैं कि जी मुसलसल एक कैंपेन चलाई जाती है, जिस कैंपेन के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है और उसको कामयाब बनाना होता है हम सब लोगों ने मिलकर। और फ़ायदा इसमें किसका होता है कि हमारे अपने बच्चों का फ़ायदा होता है। आपने 2 कतरे पोलियो को पिलाने अपने बच्चों को और अपने बच्चों की तमाम ज़िंदगी को महफूज बनाना है। अल्लाह ताला रहम करे। ये जो माजूरी है इसका एज सच उस तरह से इलाज भी कोई नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए आपका बच्चा माजूर होकर रह जाता है। सो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोगों की जानिब से अभी भी वो डिनाइल मूड जो है, जो समझ में नहीं आता कि उसकी वजह क्या है।
जब हर कोई आपको बता रहा है, आपके सामने इतनी मिसालें मौजूद हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं लोगों का ये रवैया में देखने में आता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये कितने ज़रूरी हैं, बारहा बता भी चुके हैं, लेकिन रिमाइंड कराना, बार बार इस पर फॉलोअप करते रहना इसलिए ज़रूरी है कि वो होता है ना, आपको बार बार एक चीज़ बताई जाए कि ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, तो आपके दिमाग में वो ज़हन नशीन रहती हैं बातें। खैर, इस साल की चौथी पोलियो मुहिम जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए जा रहे हैं और अभी मैं देख रही थी कि टेक्टस चल रहे थे कि CCPO साहब ने कहा है कि मुकम्मल सिक्योरिटी पोलियो टीमों को दी जाएगी। सो आप देखें कि ये लोग कितना रिस्क लेकर अपने साथ निकलते हैं। सिक्योरिटी रिस्क है, इतनी शदीद गर्मी है कि बाहर निकलना मुहाल है, लेकिन ये टीमें किसके लिए? आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए घर घर जा रही हैं, पोलियो के कतरे पिला रही हैं। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि ज़रूर अगर पोलियो की टीम आपके घर आए तो ज़रूर उनको ठंडा पानी भी पूछिए, शरबत पूछिए, अच्छी तरह से उनके साथ जो है आप डील कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें। आज के हमारे मेहमान जिनकी तरफ हम चलेंगे, मैं आपके साथ तारुफ कराना चाहूँगी। डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, और फिर हेड ऑफ पोलियो प्रोग्राम है जी सईदा रमला अली साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे अपने आज के मेहमानों का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? अच्छा जी, रमला साहिबा से पहले आगाज़ कर लेते हैं। चौथी मुहिम है और हेड कर रही है इस मुहिम को, क्यों ज़रूरत बार बार महसूस हो रही है, जबकि हमारे पास नताइज जो हैं खातिर खा हैं, बेहतर हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस पर हमें फॉलोअप की ज़रूरत रहती है, क्यों? जी रमला। देखिए, हम हर साल जो है एक सर्टेन नंबर ऑफ़ कैंपेन्स प्लान करते हैं। उसका मकसद सिर्फ आपने जिस तरह बात की वही है कि जितनी दफ़ा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो अगर कोई नया बच्चा पैदा हुआ है, कोई बच्चा ट्रैवल करके उस इलाके से आ रहा है जहाँ पे उसको कतरे नहीं पिलाए गए थे, तो वो नए इलाके में आके एक सोर्स ऑफ वायरस बन सकता है स्प्रेड के लिए। तो हम उसको भी कवर करना चाहते हैं। हमारी ये कैंपेन जो है सब नेशनल कैंपेन है, ये तमाम अज़ला में नहीं है, ये सिर्फ 7 अज़ला में है पंजाब के, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी की तो तमाम यूसीज़ को हम कवर करें, लेकिन डीजी खान, मियाँ वाली, लिया की कुछ यूसीज़ हैं और बहावलपुर की 3 तहसीलें हैं जिनको हम करें। और इनका मकसद सिर्फ ये है क्योंकि ये जो कुछ यूसीज़ वाली तहसीलें अज़ला हैं हमारे, वो बॉर्डर कर रहे हैं KPK के साथ भी, साउथ वाला बहावलपुर जो है वो सिंध बलूचिस्तान के साथ भी है, तो वहाँ से हमारी बहुत ट्रांजिट मूवमेंट है। लोग इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हर किस्म के लोग ट्रैवल करके आते हैं, कुछ जो है पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, कुछ नॉन नेशनल्स हैं, ठीक है। और पंजाब का जो 3 अज़ला हैं, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, वो इकोनॉमिक सेंटर्स होने की वजह से इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारी बहुत सारी टीमें ऑलरेडी ऑल्दो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे खड़ी होती हैं कतरे पिलाने के लिए, लेकिन अब क्योंकि घरों में आके बच्चे रह जाते हैं और फिर वो मिस हो जाते हैं, हो सकता है टीम को उधर मौके पे ना मिले, तो ये हमारी कैंपेन सिर्फ इसीलिए है कि उन बच्चों को कवर किया जाए जो कहीं ना कहीं मिस हो गए हैं, और अगर वो ट्रैवल करके पंजाब के मेन सेंटर्स में आए हैं, और क्योंकि बहुत पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, अगर यहाँ पे कोई केस होता है तो बहुत उसका संगीन नताइज निकलेंगे, तो उनको एक कवरेज दी जा सके। सही। सो आप देख सकते हैं कि कितना वेल प्लान्ड ये सिस्टम है, और बिलाशुबा जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी तादाद में लोगों की इस पर काविश होती है। हम तो उन टीम्स को सिर्फ जानते हैं ना जो घर आके पोलियो के कतरे पिलाते हैं, लेकिन इसका तमाम डाटा मुरतब करना, रिजल्ट्स देखना, ये बिलाशुबा जो है ये बहुत हेक्टिक काम है। सो डॉक्टर साहब की तरफ मैं आना चाहूँगी। डॉक्टर टीपू सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, पोलियो के कतरे कितने अहम हैं? जैसा कि रमला साहिबा ने कहा कि हर साल नए बच्चे पैदा होते हैं, बल्कि हर रोज़ ही होते हैं, तादाद बढ़ती चली जाती है। सो आपने नए पैदा होने वाले बच्चों को भी 5 साल की उम्र तक के पोलियो के कतरे पिलाने हैं। अब रिपीट हम 2 महीने बाद भी देखते हैं मुहिम चल रही है, 6 महीने बाद भी चल रही है, लोग कहते हैं क्यों बार बार पिलाएं, तो नुकसान तो कोई नहीं। सबसे पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का, और दूसरा बहुत बड़ा शुक्रिया कि इस अहम कौमी मौजू को बार बार अपने मॉर्निंग शो का हिस्सा बनाने का। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस मुहिम में हिस्सा लेता है, इसी तरीक़ा से जो मीडिया, और पर्टिकुलरली मैं आपके चैनल का जिक्र करूँगा, हर जो इम्यूनाइजेशन की कैंपेन चलती है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होती है, ताकि हम अपने आम आवाम को, वालदैन को इस बारे में ख़ुसूसी तौर पे आगाह कर सकें कि ये शोबा जो है कितना अहम है उनके बच्चों की मुस्तकबिल के हवाले से। अब आपने 2 अहम नुकात उठाए हैं, एक बार बार कतरे पिलाने का और एक जो नए पैदा होने वाले बच्चों का। अभी हम थोड़ी देर पहले इसी मौजू पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से तकरीबन हर साल
5 मिलियन के करीब बच्चे पैदा होते हैं, विच इज़ अ क्वाइट हाई नंबर ग्लोबली। दुनिया में इस नंबर से चंद ममालिक हैं जिसमें बर्थ रेट जो है वो ये होता है। तो नेचुरली हर 2 से 3 माह के बाद जब ये कैंपेन इनिशिएट की जाती है तो उस वक्त तक खासी तादाद में नए बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। प्लस जैसा कि अभी रमला ने बताया कि कुछ बच्चे जो हैं वो किसी न किसी रीज़न से, ट्रैवलिंग की रीज़न से, इकोनॉमिक रीज़न से अगर किसी भी वजह से रह जाते हैं तो ये उसका एक आप कहते हैं कि सलूशन है कि बार बार पिलाने से वो बच्चे भी कवर हो जाते हैं। और लास्टली बड़ा एक हमेशा से हमारे वालिदैन सवाल करते हैं कि हमने अभी चंद दिन या चंद हफ्ते या हमने गुज़श्ता महीने में भी पिलाए थे, तो ये बार बार क्या वजह है हम अपने बच्चों को क्यों पिलाएं? तो मैं इसमें हमेशा कहता हूँ कि ये हम उन बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़त में बार बार इजाफ़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो वायरस का एक हमला होता है वो उन बच्चों पे ज़्यादा ख़तरनाक या मौसर होता है जिनमें क़ुव्वत मदाफ़त की कमी होती है। वो बच्चा जिस्मानी सेहत के एतबार से भी कमज़ोर हो सकता है, प्लस उसमें अगर पोलियो से खसूसी अगर मदाफ़त कम है, मसलन ये कि अगर पिछली बार पिलाए गए पोलियो के कतरों का दौरानिया बहुत दूर है या वो उस तरीके से उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं जनरेट कर सके, तो ये एक उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। या इसकी मैं कॉमन मिसाल देता हूँ कि जिस तरह बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो हमारी माएँ 2 से 4 स्वेटरों पे चली जाती हैं, तो आप जितनी प्रोटेक्टिव लेयर्स बढ़ाते हैं बच्चे की तो उतना बच्चे को वो महसूस करती हैं कि बच्चा सर्दी से महफूज हो गया। तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये जितनी बार हम कतरे पिला रहे हैं उतनी प्रोटेक्टिव लेयर्स हम अपने नौज़ायदा बच्चों को भी और जो थोड़े से बड़े बच्चे 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको हम दे रहे होते हैं। ये कितने अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने चीज़ आपको समझा दी है कि आप किस तरह से अपने बच्चों की हिफाजत करें। अच्छा रमला, लोगों का कंसर्न होता है पता नहीं WHO के जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ये ड्रॉप्स होंगे भी या नहीं। मुझे ये बता दें, क्वालिटी इंश्योरेंस है, लोग इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि ये जो पोलियो के कतरे हैं तमाम स्टैंडर्ड मीट करते हैं? ये हमें WHO ही प्रोक्योर करके देती है नेशनल लेवल पे, और फिर उसके बाद ही डिसेमिनेट होते हैं ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और प्रोविंसेस के बीच में। इट इज़ नॉट कि जी पंजाब अपने खुद वैक्सीन खरीद रहा है, KPK अपनी खरीद रहा है, ये तमाम फेडरल EPI वाले खरीदते हैं और उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं प्रोविंसेस में पॉपुलेशन के लिहाज से। अच्छा, मैं उन लोगों को भी जानती हूँ, लोग पूछते हैं कि कितनी देर से आपके पास पड़ी है, इसको रखने का, स्टोर करने का जो तरीका है, पेरेंट्स का तो कंसर्न होता है, उन्होंने तो ये चीज़ें पूछनी है। मैं चाहूँगी ये भी आप चीज़ें बता दें लोगों को कि इस तमाम चीज़ का ख्याल रखा जाता है। हाँ नहीं, हम कोल्ड स्टोरेज का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि सही बात है दवाई को एक लेवल ऑफ मनफी टेम्परेचर ना भी हो, आजकल कितनी रेगुलर एक टेम्परेचर है उसका 8 to 10 डिग्रीज के बीच में हमने मेंटेन करना है। तो उसके लिए प्रॉपर ILRs हैं, नॉट ओनली कि हमारा मेन हेड ऑफिस जो यहाँ पे स्टोर है मांगा मंडी के पास उधर, बल्कि आगे जो इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे, UC लेवल पे जो ILRs हैं वो भी हम उसको मेंटेन करते हैं। उसकी कोल्ड चेन का टेम्परेचर रेगुलरली चेक किया जाता है, उसके साथ कंप्यूटर कनेक्टेड है कि कहीं पे भी अगर टेम्परेचर प्लस माइनस कहीं पे जाता है तो हम उस फ्रीज़र को जाके ILR को देखते हैं कि जी आपके टेम्परेचर्स क्यों वेरी करें, क्योंकि वैक्सीन की जो है वो लाइफ उससे बहुत मैटर करती है। सही, तो ये देख लें जी, ये चीज़ वाजे है, क्योंकि वो लोग जो कि कहते हैं पता नहीं वैक्सीनेशन स्टोर करने का जो कोल्ड स्टोरेज का तरीक़ेकार है उसको फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता, तो इसको बार बार जो है हम आपको ये चीज़ें इसलिए बताते हैं कि कोई भी अगर आपके जहन में बात है तो वो क्लियर हो जाए कि जी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम मोस्टली बच्चों को देखते हैं खुदा न खास्ता जो पोलियो से मुतासिर होते हैं, अटैक या तो उनकी टांगों पर होता है माजूरी, क्यों ऐसा है? बुनियादी तौर पे ये वायरस जो है, ये निज़ाम जो होता है जिनको हम कहते हैं कि वो असाबी निज़ाम है, उस पर असरअंदाज होता है। और असाबी निज़ाम में असरअंदाज होने के बाद ये चूँकि असाब और पट्ठे आपस में एक कनेक्शन के तौर पे पाए जाते हैं, अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो उनके पट्ठों में आता है। पट्ठे जो है ज़हर है एक जो हमारा लोअर लिम या जिनको हम टांगे कहते हैं और उसके बाद अपर लिम या बाजू कहते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर वो वायरस चला गया है जिसको हम रीढ़ की हड्डी या हराम मगज़ कहते हैं, उसके ज़रिए से वो या तो जो निचला धड़ है उस पर असरअंदाज होता है या ऊपर वाला धड़। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि ये बहुत बड़ा हिस्सा है, टांगों की लंबाई बाजुओं के मुकाबले में तकरीबन डबल है, जनरली पूरा जिस्म पोलियो से मुतासर नहीं होता। कोई एक हिस्सा, कोई एक पट्ठों का ग्रुप, एक ख़ास सेगमेंट जो है वो मुतासर होता है और वो कमज़ोर हो जाता है।
लेकिन ये एक आप देखें कि इतना इम्पॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन का निज़ाम कि अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल दाईं या बाईं टांग में कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स जो हैं वो किसी एक जो हम उसको आसाब कहते हैं उसके मुतासर होने से हो जाते हैं, तो उससे उस बच्चे के चलने में जो है कमी आ सकती है, वो लड़खड़ा के चलेगा या खुदा न खास्ता ना चल सकेगा, या वो बैसाखियों के सहारे अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी चलने पे मजबूर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं ये 2 कतरे किस तरह से आपको सेव कर सकते हैं, मतलब समझ से बाहर है ना, हम यहाँ तो मेडिसिन 3-3 टाइम खा रहे हैं, बार बार दवाई ले रहे हैं, फिर जाकर फर्क पड़ता है, तो लोगों का एक ये भी कॉन्सेप्ट है 2 कतरों से क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, बड़ा आई थिंक मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि हमारे वालिदैन जो हैं इसको समझें। बुनियादी तौर पे जो वैक्सीन होती है, चाहे वो टीकों की शक्ल में हो या कतरों की शक्ल में हो, वैक्सीन जो है जो बच्चे का या इंसान का जो निज़ाम होता है बचाव का, क़ुव्वत मदाफ़त जिसको कहते हैं, उसको बिल्ड करती है। तो ये जो 2 कतरे होते हैं, ये 2 कतरों के ज़रिए इंसान के अंदर, जिस्म के अंदर, खून के अंदर एक ऐसा प्रोसेस को इनिशिएट करता है जिसके वजह से पोलियो के वायरस के ख़िलाफ़ उसकी जो इम्यूनिटी है, निज़ाम जो है, मदाफ़ती निज़ाम है, उसको वो बिल्ड करती है और बार बार पिलाने से वो एक सर्टन लेवल पे मेंटेन रहती है। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कोई भी वैक्सीन ले लेते हैं, या अभी रिसेंटली हम सब ने लगवाई है कोरोना की वैक्सीन, तो वो चंद कतरे नहीं तो वो एक ½ ml या वो चंद कतरों से थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार है, और वो किस तरीके से इंसानी जानों के बचाव का जो है वो आपने देखा पूरी दुनिया में मददगार साबित हुई है। तो इसी तरीके से ये 2 कतरे बहुत ही अहम है बच्चों की बाकी मानदा ज़िंदगी में किसी भी किस्म की माजूरी से बचाने के लिए, और बार बार पिलाना। इसलिए मैं कहूँगा स्लोगन जो बनाया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, 2 कतरे हर बच्चा हर बार। सही। अब जी मैंने इन लोगों से जो कि मुसलसल ये कैंपेन्स चला रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये पूछना है कि हम मुझे लगता है कि सोशल लेवल पर कुछ गैदरिंग्स भी ऐसी करनी चाहिए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी लेकर आनी चाहिए कि कुछ बच्चों को भी इंगेज, एक जैसे आजकल छुट्टियां हैं, कोई हेल्दी कॉम्पिटिशन्स भी कराएं और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाए, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा ये। यानी आपकी बात सही है। जनरली हम जो है कैंपेन के दौरान तो नहीं, लेकिन दोनों कैंपेन्स के बीच में जो टाइम पीरियड होता है ना, उसके अंदर एक कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। तो उसके अंदर हम जो है हमारे पॉश एरियाज़ और स्कूल्स तो उसमें से मिस हो जाते हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट छोटे स्कूल्स हो गए, और जो हमारी मोबाइल पॉपुलेशन हैं, पक्षीवास वगैरह जैसे होते हैं, उनके बीच में इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि उनको आगाही भी दे सकें और उनकी अगर कोई रिजर्वेशन हैं तो उनको भी ख़त्म किया जा सके। हमारी हर कैंपेन के बाद हमारे जो कुछ 8 to 6 डिस्पेंसरीज़ हैं जो कि प्राइवेटली रन की जाती हैं लाहौर के अंदर, उसके अंदर हम हेल्थ कैंप्स कंडक्ट करते हैं और उसके अंदर फिर बच्चों के लिए एक्टिविटी होती है ताकि पेरेंट्स बच्चों को लेके आएँ और उनकी जो है वो हिफाजती टीकों का भी चेक करते हैं, पोलियो के कतरे भी होते हैं, और हेल्थ कैंपेन कंडक्ट करते हैं कि उनको बाकी चीज़ें, न्यूट्रिशन की चीज़ें भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं उसके अंदर। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं झुग्गियाँ हैं यहाँ पर, बल्कि शहर से बाहर क्या, हम शहर के अंदर भी देखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में झुग्गी नशीं हैं, यहाँ पर कोई आपकी स्पेशल मुहिम होती है, बार बार रिपीट की जाती है? यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे रेगुलर एक तो अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है उसकी भी कैंपेन्स बहुत रेगुलरली कंडक्ट करते हैं, स्पेशल मॉनिटरिंग होती है इन एरियाज़ की जाके। हमारी जो फिंगर मार्किंग का ट्रेडमार्क है फॉर पोलियो कैंपेन, उसको भी इंश्योर करते हैं, फिर हम कि जी उसके अंदर जाके करें। इस दफ़ा हमने इनॉग्रेशन भी उधर ही जाके की थी मिनिस्टर साहब के साथ जाके, तो वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को भी, उनको थोड़ी सी अपनाइयत भी फील होती है। बिल्कुल ठीक है। 2 दिन पहले मुझे पता चला पोलियो टीमों पर हमला हुआ था, तो बिलाशुबा आप लोगों की काविशें तो काबिल तहसीन है, लेकिन ये जो इस तरह के रिस्क होते हैं इसके लिए अभी CCPO साहब ने कहा है कि पोलियो टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लोगों से इस तरह के वाक़यात पे कि किस तरह से रिएक्ट उनको करना है टीमों के साथ? यानी देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा कि लोगों के अंदर रेजिस्टेंस होता है और वो घबरा जाते हैं कि बार बार टीम क्यों आ रही है, कुछ गर्मी की शिद्दत भी ऐसी है तो इसलिए वो जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन एक लेडी हेल्थ वर्कर हो, हमारी वॉलंटियर टीम हो, वो रोज़ाना उसी इलाके में बारहा जा रही होती है, वो हर घर वालों को जानती भी है, तो कभी कभार इंसान अपनी इंटरनल इश्यूज़ की वजह से जो ना उन पर भड़क पड़ता है। तो रिक्वेस्ट उनसे सिर्फ यही है कि ये लोग अपना काम करें, आप लोगों के बच्चों की जो है ना प्रोटेक्शन के लिए काम करें, उनकी सेहत के लिए काम करें, तो उनके ऊपर नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तो हमारा एक हेल्पलाइन है 1166, उस पर कॉल करके हमसे पूछ लें। ये आपने बड़ी अच्छी बात की जी। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है आप लोगों को, या फिर आपको पोलियो वैक्सीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आपका राइट बनता है, आप 1166 पे कॉल करें, अपने तमाम खदशात दूर करें। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मैसेज चाहिए, फिर हमें जाने ब्रेक की तरफ।
मैं समझता हूँ कि अभी जो मैंने आखिरी बात की थी कि 5 साल से छोटी उम्र के तमाम बच्चों के लिए वालिदैन से दरख्वास्त करूँगा कि हर बच्चा हर बार साल में 4 मरतबा मुहिम चले, 6 मरतबा चले, 8 मरतबा करे, जो कि आप सारे वाकिफ़कार हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस वक्त दुनिया में 2 वाहिद ममालिक रह गए हैं जो इस वक्त पोलियो से नबर्द आज़मा हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हम इन कामयाब मुहिम के नतीजों में इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें और हम भी अपने मुल्क को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर सकें। इंशाल्लाह और वो दिन दूर नहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काविशें की जा रही हैं, तो इन तमाम काविशों को कामयाब बनाने के लिए आप लोगों का ताउन दरकार है। आपके घर जो टीम आती है उनके साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। थैंक यू सो मच अमला। डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। सेहत हो, तालीम हो, हम हमेशा जो है पेश रहते हैं इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आपकी सेहत का ख्याल रखना भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। और जहाँ कहीं पर तालीमी सरगर्मियाँ बेहतरीन अंदाज में निभाई जा रही हैं वो भी आपसे इसलिए शेयर करते हैं कि कहीं से हमारे नाजरीन पीछे ना रह जाएं। खैर, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कनकोडिया कॉलेजेस की खिदमात के हवाले से, किस तरह आला तालीमी मयार यहाँ पर बच्चों को फराहम किया जा रहा है और किस तरह मुआशरे में कारआमद शहरी बनने के साथ साथ हम कहते हैं जी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले जहाँ पर अच्छी तालीम हो, लेकिन जब स्टूडेंट्स पास आउट होकर बाहर निकलते हैं तो आज हमारा एक बड़ा मसला है, नौकरी नहीं मिल रही है। हमारा तालीमी निज़ाम कुछ इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ से स्टूडेंट्स बाहर निकले डिग्री लेकर और यहाँ से उनके लिए नौकरी हो। हमारे तालीमी इदारे इसके लिए क्या कर रहे हैं, कनकोडिया कॉलेज इसके लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कनकोडिया कॉलेजेस ऑफर कर रहा है। असातिज़ा की ट्रेनिंग हम बार बार कहते हैं कि जदीद दौर के मुताबिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असातिज़ा यहाँ के कैसे हैं, तालीमी मयार यहाँ का कैसा है, निसाबी सरगर्मियाँ यहाँ पर कैसी हैं, और इसके साथ साथ तलबा जो हैं यहाँ पर पढ़ने वाले दूसरे तालीमी इदारों से किस तरह से मुनफरिद है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। GM बिजनेस डेवलपमेंट कनकोडिया कॉलेजेस डॉक्टर कामरान जहांगीर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का बहुत एहसान है। हाउ आर यू जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे बताइएगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं तालीमी मैदान में बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। एक दौड़ है और इस दौड़ में आपने जब तक अपने आप को मनमाना नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं करना, बच्चों के लिए आपने जदीद तालीम के मौके नहीं पैदा करने, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कनकोडिया कॉलेज की खिदमत हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे कुछ सफ़र के आगाज़ को बताइएगा, कहाँ से आगाज़ हुआ, किस मकसद को लेकर चले, स्टार्ट कैसे किया? राइट, थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग अस। सबसे पहली चीज़ मैं थोड़ा सा इससे स्टार्ट लेना चाहूँगा कि वी स्टार्टेड ऑफ इन 2014। 2014 से भी जब हमने स्टार्ट लिया था तो इट टुक अस ऑलमोस्ट 2 years टू डेवलप अ सिस्टम। हम जिस सिस्टम को फॉर विच वी फील प्राउड ऑफ, दैट इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट, कि हमने एक ब्लेंडेड लर्निंग का सिस्टम लॉन्च किया। दैट वाज ऑफर्ड इन अमेरिका, और हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को जब यहाँ पर पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से डेवलप किया तो वी वांटेड कि हम HSSC लेवल, जो कि इंटरमीडिएट लेवल है, हम उस लेवल पर इसको स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करें। बेसिकली इट इज़ अ सपोर्ट प्रोग्राम टू द स्टूडेंट, support program to the teacher and support program to the college management। अब इस सपोर्ट में हम बच्चों को इस किस्म का लेवल ऑफ एजुकेशन देते हैं जहाँ पर उनको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स विद द रिनाउंड नेम्स ऑफ पाकिस्तान, वो टीचर्स ने जो हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड करवाए हैं। हम उनको नोट्स डेवलप करके देते हैं खुद, सो दैट दे शुड नॉट इन्वेस्ट मोर टाइम इन देयर डेवलपिंग नोट्स। इनफैक्ट वो ये कर रहे हों कि वो बहुत सारी चीज़ों को खुद हम उनको डेवलप करके दे दें और वो आगे लेके चलें। ठीक है। अब नोट्स के हवाले से भी हमने उनको दे दिया, हमने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से भी दे दिया, हमने टीचर्स को भी गाइड कर दिया। बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे टीचर्स जो कि एक लेसन प्लानिंग को भी अगर निगलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा सिस्टम उनको लेसन प्लानिंग भी दे रहा होता है। सही। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे ही कुड बी एबल और शी कुड बी एबल टू लर्न आउट ऑफ इट। सही, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, स्टडीज़ के साथ साथ आपने इन्वायरमेंट की बात की। आजकल बड़ी अट्रैक्शन होती है आपके क्लासरूम्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जब तक ये अट्रैक्शन ना हो तो आपके स्टूडेंट्स वो ना एक खुशगवार माहौल नहीं मिलता। तो बताइएगा
इस हवाले से क्या कंकोडिया कॉलेज जी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर लेकर मैं बात करूं तो दैट इज़ ऑल दैट वी आर ऑफरिंग इज द पर्पस बिल्ट स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्लासरूम्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया है सो दैट स्टूडेंट सिटिंग इन द लास्ट रो कुड बी एबल टू सी द वाइट बोर्ड। हमारा एक बहुत एक यूनिक किस्म का एक हमारा एक स्टाइल है और उसमें हमने हर क्लास को ऑब्वियसली एयर कंडीशनिंग का, ताकि एक उसका एक सिटिंग एनवायरनमेंट उसके लिए बेहतर है। पैरेलल टू दैट हम लोगों ने वहाँ पर एक तमाम क्लासेस में एलईडी इंस्टॉल्ड हैं इन एडिशन टू द वाइट बोर्ड। उन एलईडीज़ पे, जैसा मैंने पहले बात की, जो ब्लेंडेड लर्निंग का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं वो क्लास में भी प्ले होते हैं सो दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू हैव द इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। अच्छा, हम बुक से हटकर जो अब इन चीज़ों की तरफ आए हैं, मुझे बताइएगा आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं और माइंड में भी रह जाती हैं और अट्रैक्शन तो है ही है, लेकिन हमने ये देखना है कि आया वो जो क्लासरूम में लेक्चर के दौरान राइटिंग के साथ वो एक चीज़ थी, उसका अल्टरनेट है ये? उसका अल्टरनेट देखें, क्लासरूम लर्निंग का अल्टरनेट कोई नहीं है, टीचर का अल्टरनेट कोई नहीं है, बिल्कुल किताब का अल्टरनेट कोई नहीं है। मैंने पहले अर्ज की कि ये एक सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, उस सपोर्ट सिस्टम में ये ज़रूर है, जिसे आपने खुद हाईलाइट किया, कि बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है इन टेकिंग डाउन द नोट्स। वी डोंट वांट कि उस बच्चे का इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पर लगे, इसलिए हमने नोट्स डेवलप करके दिए ताकि वो टीचर को जो एक कॉन्सेप्ट उसने अपना क्लियर करना है वो क्लासरूम में फोकस कर सके। ठीक हो गया, ठीक, दैट इज़ द रीज़न। सही। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, आज का हमारा बहुत बड़ा मसला है, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकल रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही जी। तो क्या करें स्टूडेंट्स? क्या कुछ हमारे तालीमी निज़ाम में ऐसे नकाइस मौजूद हैं? देखिए, अगर कंकॉर्डिया कॉलेज के प्लेटफॉर्म को देखें पहले, तो दैट इज़ रिलेटिंग टू द इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन। जिस तरह हम लोग बात करते हैं जी कि आपने मैट्रिक ज़रूर करना है, आपने इंटर ज़रूर करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ को आगे लेके चलना है। नो डाउट वी हैव वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़, बट कॉलेज लेवल पर हम लोगों का एक सर्टन गैप है, जो बच्चा उस आईक्यू के साथ डेवलप होकर उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचता नहीं। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम उस प्लेटफॉर्म को मुहैया कर रहे हैं जहाँ पर बच्चा आएगा और अपना आईक्यू उस लेवल पे डेवलप करेगा जहाँ पर वो जाकर आगे उसको यूनिवर्सिटी में बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, बच्चे का एक कॉन्सेप्ट इस चीज़ पर कि देखें, वो जिस एज ब्रैकेट में है, पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते कि बच्चा को अर्निंग हैंड होगा, बट आजकल बहुत सारे बच्चे, जिस तरह कोविड में ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा एक मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर गया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माशाल्लाह अपने ऑनलाइन सिस्टम को भी और हम लोग भी एक सर्टेन एडिशनल वैल्यू उनको दे रहे हैं ताकि बच्चे उस यूटिलिटी को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कुछ बताइएगा, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो तालीम हासिल कर रहे हैं, अब सिस्टम चेंज होता चला जा रहा है, ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ आपका पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। सो कितना सपोर्टिव है कि जो चीज़ें चल रही हैं आप उनको फॉलो करें और उसके मुताबिक आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आएँ? अब एक दौड़ है ना, आप कुछ डिफरेंट करना है, तो मुझे बताइएगा, ये तमाम चीज़ें कंकॉर्डिया कॉलेज के लिए मौजूद हैं कि आप हर नए सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? जी, इनफैक्ट हमारा जितना भी डेवलपमेंट इस वक्त हमारी हुई है विद रेफरेंस टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या ब्लेंडेड लर्निंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ब्लेंडेड लर्निंग पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हमने फोकस किया हुआ है वो है बच्चे का आईक्यू डेवलप करने के लिए। अब जब बच्चे का आईक्यू डेवलप हो जाएगा तो ऑब्वियसली बच्चे की एक पैकिंग पावर फॉर द अपकमिंग कोर्सेज या अपकमिंग प्रोग्राम्स ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो बच्चे के लिए जो एक पूरा इन्वायरमेंट है वो एक लर्निंग इन्वायरमेंट, जिसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं, वो लर्निंग एनवायरनमेंट देना जरूरी है। उसी के ऊपर बात कर रहे हैं और उसी को इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू फॉलो इट इन द फ्यूचर। स्टूडेंट की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से एक स्टेप आता है, आप मैट्रिक करके इंटर में गए, सब्जेक्ट्स ही नहीं आपको पता चल रही होते कि आपको क्या रखते हैं। सो आप बच्चे का माइंड देखते हुए, कभी घर से बच्चे को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही होती है कि वो बच्चे को गाइड कर सके। सो ऐसे कोई काउंसलिंग सेंटर है कि बच्चों को बताया जाए कि उनके लिए राइट ट्रैक क्या है? बिल्कुल ठीक, वेरी वैलिड क्वेश्चन जी। आई अप्रिशिएट कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं उस पर ब्रीफ कर दूँ। जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और हमारे हर कैंपस में काउंसलिंग सेशंस के लिए काउंसलर्स अवेलेबल हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी हम बच्चों को गाइडेंस दे रहे होते हैं। देखें, आज के दौर में या आज से पहले वाले दौर में भी बच्चे सिर्फ और सिर्फ फोकस थे इस चीज़ पर कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उसके अलावा उनके लिए और कोई एनवायरनमेंट था नहीं।
या और कोई फील्ड थी नहीं। हम काउंसलिंग सेशन में बच्चे को बताते हैं कि आपके इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोग आगे आपको कैसे लेके चल सकते हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा, मेडिकल लाइन में कौन से कोर्सेज आपके लिए बेहतर रहेंगे, आप इंजीनियरिंग लाइन में कौन से कोर्सेज आपके लिए बेहतर रहेंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, आईटी में। तो हम उस हिसाब से फिर बच्चे को गेज करते हुए उनको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि बेटा दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर योर बेनिफिट, आप इन कोर्सेज के ऊपर चलें। सही। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप सब्जेक्ट्स कौन कौन से ऑफर करते हैं? हमारे इंटरमीडिएट के कोर्सेज हैं जी। वी टेक अ स्टार्ट विद एफएससी इंजीनियरिंग, एफएससी मेडिकल, आईसीएस, आईकॉम, एफए के बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसको हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें इवन फाइन आर्ट्स बेटियों के लिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर वी आर ऑफरिंग। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड यू लर्न आउट ऑफ इट। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। मेरे ख्याल से ये वो चीज़ है जो कि आज के स्टूडेंट्स से ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ें सीखना। अगर आप ये सब कुछ सीख लेंगे तो यकीन माने आप तालीमी मैदान में बहुत आगे जाएंगे। ये वो बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और अब शामिल करेंगे आज की हेल्दी टिप। हम चलेंगे जुहेब की जानिब, जो कि आज के हमारे फिटनेस ट्रेनर हैं और हमारे साथ टिप्स क्या शेयर करें, उन्हीं से जान लेते हैं। ओवर टू यू जुहेब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ जुहेब बुखारी, आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और आज मेरे साथ हम मुझे असिस्ट करने के अरसल। और आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है बैक का। बॉयज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है जिम में कि यार बैक मसल डेवलपमेंट नहीं हो रही सही से, या फिर वो कह रहे हो तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं करी। कोशिश करें जब भी बॉडी ग्रो करनी है बड़े मसल को टारगेट करें, जैसे लेग्स है, बैक है, चेस्ट है। इन मसल को जितना ट्रेंड करेंगे आपकी ओवरऑल बॉडी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और बॉडी ग्रो करेगी। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं वर्कआउट अरसल के साथ। और अरसल हम स्टार्ट करेंगे डेडलिफ्ट के साथ। डेडलिफ्ट जो है सबसे मेजर एक्सरसाइज है आपके बैक की, लेकिन इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने देखना क्या है डेडलिफ्ट करते हुए, जब भी आप डेडलिफ्ट करोगे अपने बैक को लॉक करोगे। आप देख सकते हैं बैक में एस कर्व है और इस तरह ही आप पोजीशन पे जाओगे। लोग क्या मोस्टली करते हैं कि अपने बैक पे हम कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है। वजह से कि आप अपना मसल डेवलप करोगे, आप जो आपका टारगेट है उसको अचीव करोगे, आप उल्टा अपनी इंजरी करवा लोगे। तो कोशिश करें जो भी एक्सरसाइज करें उसको फॉर्म को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखें। 5 reps more अरसल, वेरी गुड बॉय, एक्सीलेंट। डेडलिफ्ट को मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज भी कहा जाता है बिकॉज इसमें बॉडी के ऑलमोस्ट 70% मसल एंगेज होते हैं साथ। शाबाश। 2 reps more अरसल, 1 more, शाबाश, एक्सीलेंट फॉर्म अरसल, एक्सीलेंट पोजीशन। ओके ठीक है, रखते हैं इसको, थैंक यू। अच्छा, कोशिश करें कि जिम में जब भी एक्सरसाइज करें 3 से 4 सेट करें, 4 सेट नहीं करें 3 करें, तो 12 से 13 रैप्स करें और चैलेंजिंग वेट के साथ करें जब भी कोई एक्सरसाइज करें, खासतौर पे हाइपरट्रॉफी के लिए। 12-13 रैप्स का मतलब वो है कि अगर मैं माई सेल्फ अगर मैं कहता हूँ कि यार मैंने 12 रैप्स लगाने हैं, तो अगर मैं चाहूँ कि मैं 13th रैप पे जाना है, 13वें रैप पे भी जाना है, तो मैं चाह के भी 13वां रैप ना लगा सकूँ। तो ये होता है चैलेंजिंग वेट। और कोशिश करें जब भी आपको एक्सरसाइज करें चैलेंजिंग वेट के साथ करें। ये नहीं कि आपने 10-12 रैप लगाए उसके बाद आपको लग रहा है कि यार सेट तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं होता था कभी 20 रैप्स और लगा लेता, तो ऐसे वेट का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी फील्ड में कहा जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज के बाद भी उतने ही क्यूट लग रहे हो जितने एक्सरसाइज से पहले, तो इसका मतलब आपने एक्सरसाइज नहीं की। तो वेट को चैलेंजिंग करें, अपने आप को चैलेंज करें। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे अरसल के साथ, एक्सल डंबल रो। अगेन बैक लॉक करेंगे, जितनी भी एक्सरसाइज बैक बेंडिंग वाली होगी उसमें आपने बैक को लॉक रखेंगे। वेरी गुड पोजीशन। 10 रैप्स करेंगे इसके और पुल मोर, पुल इट अप, वेरी गुड शाबाश। 10 रैप्स मोर, 10, 9, 8। आप अरसल को देख सकते हैं बड़े स्मूथली और बड़े आहिस्तगी से एक्सरसाइज परफॉर्म करें। इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज करते हुए जितना आप कंट्रोल पोजीशन में करोगे उतनी आपकी मसल की प्रोडक्टिविटी और फॉर्म बेहतर रहेगी। 5 reps more boy, 5, 4, 3, 2, 1 more and 1, वेरी गुड शाबाश। ये थी बेंट ओवर डंबल रो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पुल ओवर। तो हम पुल ओवर के पास जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पुल ओवर। पुल ओवर के बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं कि यार कोई कहता है चेस्ट की एक्सरसाइज है, कोई कहता है बैक की एक्सरसाइज है। मैं इसको बैक की एक्सरसाइज मानता हूँ बिकॉज
जब भी हम पुश करते हैं हमारी बॉडी के दो मसल यूज़ होते हैं, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। पुश में आप चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज देखोगे उसमें पुश हो रहा होता है, बेंच प्रेस, डंबल प्रेस। और जब भी पुल की एक्सरसाइज कोई भी आप मोस्टली देखोगे तो उसमें लैट पुल डाउन, रिवर्स ग्रिप, लैट पुल डाउन और पुल के नाम के साथ एक्सरसाइज हैं। तो पुल, लेकिन मसला के इस एक्सरसाइज में हमारा साथ चेस्ट का मसल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। मसल को एक्सल में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता, वो रिलैक्स हो रहा होता है, लेकिन रिलैक्स भी इतना वो क्या कहते हैं स्ट्रांगली हो रहा होता है कि हमें लगता है कि शायद हमारा चेस्ट यूज़ हो रहा है, जबकि वो बैक यूज़ हो रहा होता है। तो मैं इसको कंसीडर करता हूँ बैक में, और मैं इसको बैक के साथ ही करवाता हूँ। और जब भी पुल करेंगे, मैं दोबारा से रिपीट करूँ, तो हमारा मेजर मसल बैक होगा और सेकेंडरी मसल हमारा बाइसेप होगा। वेरी गुड, शाबाश। ये अर्सल कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोर के ऊपर, लेकिन अगर आप जब जिम में होगे तो ओबियसली आपके पास बेंचेस होंगे, आप बेंच के ऊपर आप कर सकते हो उसको। शाबाश। 5 reps, शाबाश। 5 4 3 2 1 more boy and 1, शाबाश, गुड। ठीक है, ओके, रिलैक्स रखते हैं इसको। ओके, तो ये था हमारा आज का वर्कआउट जिसमें हमने अपने बैक के मसल को ट्रेन किया है। कोशिश करें बॉयज़, जो आप लोग जो जिम जाते हैं, कोशिश करें अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, सेफ्टी जोन में रह के एक्सरसाइज करें। आई होप कि आपको आज के एक्सरसाइज से फ़ायदा हुआ होगा और आप अपने सेफ जोन में रह के अपने एक्सरसाइज को करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़ुहैब, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमें फीडबैक देना है तो फिर हम आपके साथ मजीद भी टिप्स आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद।